भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ और ख्याति, कैसे हैं आप? बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस सब ठीक चल रहा है। क्या डिस्कशन होने वाला है आज? हाँ, इस बार की छोटी पुलियाबाजी में उसी विषय पर एक बात करते हैं जो इसने पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने टेक्निकल विषय पर बात नहीं की है बहुत दिनों से। तो सोचा कि चैट जीपीटी पर ही थोड़ा और पर्सपेक्टिव समझते हैं सौरभ से। और हमारी ये कोशिश तो रहती है कि एआई के बारे में ज्यादा समझे। पहला एपिसोड भी उसके ऊपर था। फिर 4 महीने पहले हम लोगों ने जनरेटिव एआई पर एपिसोड किया था, जिसमें ख्याति ने बहुत कुछ चीजें बनाई थी। और बस 4 महीने के बाद ही जब हम लोग डैली के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद अब चैट जीपीटी आ गया। अब चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया। तो यार ये तो मतलब समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। पहले तो अभी तक चैट जीपीटी ने किया क्या है? आप लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है? आपका क्या अनुभव रहा है इसके ऊपर? तो सौरभ पहले आप। हाँ, मेरा पर्सनल अनुभव कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसमें जब भी मैंने यूज करने का ट्राई किया सर्विस डाउन, स्लो और इस तरीके की इश्यूज काफी आते रहे। लेकिन कुछ कुछ आंसर्स के लिए, जैसे गूगल सर्च का अच्छा ऑल्टरनेटिव कुछ चीजों के लिए था, जब कुछ पूछना हो उसके लिए मेरे को काम की चीज लगी। और मैंने उससे अपना काम अभी तक नहीं कराया कि जो मैं करता हूँ वो भी वो मेरे लिए कर दिया करे। इस लेवल पे मैं नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन काफी मेरे मित्रों ने और जिनको लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग अपना बहुत काम करवा रहे हैं चैट जीपीटी से। तो मतलब मैं उत्सुक हूँ कि ये करना चाहिए, तो करेंगे इसका कुछ। तुमने कुछ किया क्या? हाँ, पहले ख्याति से पूछते हैं, कुछ किया है क्या ख्याति? नहीं, मैंने इतना ट्राई नहीं किया है। करना चाहती अच्छा, थी। हाँ। पढ़ा है लोग क्या कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे आजकल ऐसे लिख रहे हैं और फिर स्कूल मना कर रही है, अरे तुम चैट जीपीटी से लिख के ऐसे नहीं ला सकते हो। वो सब बातें सुनी है, लेकिन मैं खुद ट्राई करने का मौका मुझे नहीं मिला था अभी तक। हाँ, मैंने ये मुझे एक चीज शेयर करनी थी जो प्रणय ने एक बार शेयर करी थी। प्रणय ने एक बार पुलियाबाजी क्या होती है वो सर्च किया था चैट जीपीटी पे। तो प्रणय जरा बताइए हमें कि आपको क्या उत्तर मिला उसका। हाँ, उसको पुलियाबाजी लगा कि पुलियो करे है। मतलब तो वो ऐसे बोल रहा है, पुलियाबाजी इज अ तमिल वर्ड, और उसको उस टाइप से उसने बता दिया। तो हाँ, वो पुलियोगरे अजीब। की रेसिपी बता दी थी। हाँ हाँ हाँ। तो वो बहुत ही मजेदार था। खैर, लेकिन मुझे क्या लगता है, ठीक है, तो दो तरह के उपयोग होते हैं कि एक तो आप तथ्यों के लिए पूछ सकते हैं इससे, जैसे कि आप गूगल सर्च यूज करें, उसके लिए थोड़ा खराब है ये। लेकिन दूसरा, आप मतलब हम अक्सर कहते हैं ना कि इंसान ही क्रिएटिव होते हैं, ये मशीन क्रिएटिव नहीं। अगर आप उसको क्रिएटिविटी के दृष्टिकोण से देखें ना, तो आप अचंभित रह जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट। तो अब मैं उदाहरण देता हूँ। तथ्यों के बारे में बात करते हैं। पिछली बार हम लोग प्रणय लाल से जब एपिसोड कर रहे थे, तो मैंने प्रेपरेशन चैट जीपीटी से ही शुरू की। तो मैंने पहले टाइप किया कि सबसे पुराना भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो उसने गलत आंसर दे दिया। उसने बोल दिया अरावली रेंजेस है। तो क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी, तो मैंने उसको, फिर आप उसको ही क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो मैंने उससे पूछा कि इजंट धारवाड़ क्रेटन ओल्डर देन अरावली रेंजेस? तो उसने बोला हाँ, यू आर करेक्ट, धारवाड़ क्रेटन इज करेक्ट। तो मतलब उसका सबसे अच्छा उपयोग है कि आप वो जो जवाब देता है उसके ऊपर आप फिर से सवाल कर सकते हैं और उसे अलग दिशा में सोचने के लिए बाधित कर सकते हैं। तो वो बड़ी अच्छी चीज है। अक्सर लोग सिर्फ एक सवाल और एक जवाब के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उससे एक्चुअली बात कर सकते हैं। तो एक बार तो फिर, जैसे सौरभ और ख्याति, आपको पता होगा, हम लोग तक्षशिला में टैंक स्क्रब करते हैं। एक ऐसी मीटिंग है जिसमें हम लोग किसी भी विषय पर 1-2 घंटे हर गुरुवार बात करते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी के साथ टैंक स्क्रब किया, मतलब सिर्फ चैट जीपीटी और मैं, और हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे एक किसी विषय पर। कुछ बात थी इम्पोर्ट्स रिलेटेड, जो न्यूज में पड़ी थी। तो काफी अच्छी टैंक स्क्रब हो गई हमारी। तो ये बड़ी अच्छी उपयोग। और मुझे तो लगता है ये सब कई कई बार हम लोग ऐसे जो लिस्टिकल्स लिखते थे ना, कि ऐसे गिव मी 5 ट्रेंड्स इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स, इन सब के लिए तो आपको दिमाग में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। चैट जीपीटी के उत्तर काफी अच्छे हैं उसके लिए। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। अभी मैं कोई पेपर लिख रहा हूँ, तो
मैंने फिर से उसी से शुरुआत की। मैंने सोचा व्हाट आर सम न्यू ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिक्स, तो उसने 5 चीजें दे दी। राइज ऑफ चाइना एज अ टेक्नोलॉजी पावर, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, यूएस चाइना टेक्नोलॉजी कंपटीशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेट एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। और उसका और वर्णन भी है हर पॉइंट का। ये कई लोग तो यही एक पेपर की तरह लिख देते थे, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये काफी अच्छी चीजें उसने लिख दी। अब तो ये ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मैं क्रिएटिव वाले पॉइंट पे आता हूँ। तो इसमें प्रणय मैं एक चीज जोड़ सकता हूँ। मैं किसी को जानता हूँ तो उनको स्कूल में बच्चों के लिए कुछ बोलना था, तो उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा स्कूल के बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे क्या मुझसे सुनना चाहेंगे, तो उसने 10 पॉइंट की लिस्ट दे दी जो एकदम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू उनको मिल गया कि अच्छा इस बारे में बात करनी है जाकर के, तो उन्होंने जाके उस बारे में बात करी बच्चों से। बिल्कुल। वैसे इसकी एक आलोचना मैंने ये पढ़ी है कि वो काफी फेक रेफरेंसेस भी बना देता है। मतलब जब आप तथ्य पूछते हैं, है ना, तो फेक पेपर। हाँ, तो पर फिर भरोसा कैसे होगा अगर मुझे किसी विषय के बारे में नहीं पता है और मैं उसको सर्च या मैं उससे कुछ लिखने को बोलती हूँ उसके बारे में, तो मैं ये कैसे विश्वास, एटलीस्ट अभी मैं कैसे विश्वास कर पाऊंगी कि ये जो भेजा है उसने 5 पॉइंट, अगर मुझे ऑलरेडी उस विषय के बारे में पता है तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मोटा मोटा ये बराबर बोल रहा है, फिर मैं अपना एडिट उसमें कर सकता। पर अगर मुझे कुछ नहीं पता और जाके कुछ तो ज्ञान पेलने का कोशिश किया तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो जिसको कहते हैं जैसे नकल करने के लिए अकल चाहिए, वैसे चैट जीपीटी यूज करने के लिए भी अकल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना उसके यूज कर सकते। तो वही ख्याति, इसको आप गूगल सर्च की तरह सोच रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए। वही ये बात है। अगर गूगल सर्च हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा, तो हम लोग उस लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उसे गूगल सर्च की तरह ना देखिए। आपको कुछ एरिया में ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको आपके थॉट स्ट्रक्चर करने हैं, तो उसके लिए काफी फायदा है। तो ये एक चीज है। अब आप सौरभ, आपने जो क्या काम के लिए किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, तो वो थोड़े इंस्ट्रूमेंटल उपयोग भी हैं जो मैंने ट्राई नहीं किए हैं। जैसे कोई लेटर लिख दो, ग्रांट लेटर लिख दो, इस पर्पस के लिए मैंने सुना उसके लिए भी काफी अच्छा है। उदाहरण तो हम लोगों ने हमारे मित्र है ना कार्तिक, उन्होंने जॉब पोस्टिंग बनाने के लिए यूज किया कि भाई एक जॉब पोस्टिंग बना दो ये चीजों के हिसाब से। उसने बढ़िया सी जॉब पोस्टिंग बना दी, अराउंड 250-300 वर्ड की। उसको बोल भी सकते हो 250 वर्ड की बना दे, 500 वर्ड की बना दे, वो उसके हिसाब से बना दे। हाँ ठीक, तो वो है। अब क्रिएटिव वाले पॉइंट पे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये चर्चा हो रही थी अमित वर्मा के साथ, जो हमारे पॉडकास्ट पर भी पहले आए हुए। तो अमित काफी प्रयोग कर रहे हैं इसका। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे चैट जीपीटी के साथ कुछ बात करने में। तो इस तरीके के प्रॉम्प्ट जो होता है ना, जिसमें आप उसे एक कहानी बनाने के लिए बोले, तो उसमें बड़ी जबरदस्त कहानियां बताता है वो। मैंने अभी ट्राई किया, ऐसी कोई कहानी बताओ जिसमें यूएस और चाइना दोस्त बन जाते हैं कुछ ही सालों। तो उसने कुछ कहानी, एक कोई मीटियोर आ रहा है और वो मीटियोर को रोकने के लिए यूएस और चाइना में काफी मतलब जद्दोजहद होती है, और फिर वो दोस्त बन जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट दोगे ना उसे कहानी के लिए, वो बहुत अच्छी कहानियां लपेटता है। ये आप कोशिश करके देखें। मुझे लगता है किसी ने ऐसा एक टूल बनाया है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने एक ऐसे कस्टमाइज, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए हर रोज रात को एक प्रॉम्प्ट देके अपनी स्टोरी बना सकते हैं। ये चैट जीपीटी का यूज करके उन्होंने कुछ ये ऐसा एक टूल भी शायद बनाया हुआ है कि हर रात को अपने बच्चे को एक नई स्टोरी सुनाओ। और कल को वो बोलेगा और मेरी आवाज में सुना भी दो, ठीक है, क्योंकि फेक वॉइस वाली भी है ही, तो वो अगला काम भी कर देगा। पर आज की डेट में एटलीस्ट पेरेंट जो है वो फोन पे स्टोरी बना करके अपने आप सुना सकते। एटलीस्ट बच्चे को लगेगा वाह मेरे पेरेंट्स रोज एक नई स्टोरी सुना लेते हैं। हाँ, तो सबसे दिलचस्प बात यही है ना कि सौरभ, सबसे पहले हम लोगों को ऐसे लगता था कि ये एआई ये सब ऐसे छोटे मोटे काम कर लेगा, लेकिन ये जो क्रिएटिव चीज है ये सिर्फ इंसान कर सकते हैं, ये क्या मशीन। पर उल्टा हो रहा है ये, मतलब उल्टा तो नहीं, लेकिन क्रिएटिव चीजों में भी काफी आगे जा रहा है। और ये हम लोगों ने पहले जनरेटिव एआई में वाले एपिसोड में भी बात की थी। तो इसका आपको क्या लगता है, कैसे सोचते हैं आप इस बारे में? तो ये आप अचंभित है, आपको लगता है ये फिट होता है आपकी करंट मॉडल से? अब अचंभित नहीं हूँ, पहले अचंभित था। तो 2-3 साल पहले तक अचंभित हो रहा था इस पे,
क्योंकि तब वो नया-नया म्यूजिक सिंथेसाइज करना शुरू किया था, या फोटो बनाने, एक फोटो बना लेता था तो उसी से हम सोचते थे अरे पेंटिंग बना दी एआई ने। अभी तो मतलब हर कोई पेंटिंग बनवा सकता है। ऐसे ही पेंटिंग नहीं, उसको बोल सकता है पिकासो के स्टाइल में ये पेंटिंग बना दो, एक घड़ी को डाली के स्टाइल में बना दो, पिकासो के स्टाइल में बना दो, माइकल एंजेलो के स्टाइल में बना दो, वो स्टाइल भी कॉपी कर लेता है। तो काफी जबरदस्त है क्रिएटिविटी के मामले में ये डेफिनेटली। मैं ही नहीं, काफी लोग इस चीज से अचंभित हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग जो है इस चीज से, एक चीज तो सबको ये समझ में आ रही है कि ये नए नए यूज केसेस जिनको बोलना चाहिए कि भाई एआई की वजह से हमको नए तरह से सोचना पड़ेगा कि एआई को हम कैसे यूज करें। जैसे ख्याति, तुम अभी एक तरह से अटक रहे हो कि लग रहा है कि भाई ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है और मैं तुम पे कुछ बोलूं तो मुझे विश्वास करना चाहिए तुम पे। एक ऐसा आपको लगता है कि आपका एआई के साथ और कंप्यूटर के साथ रिश्ता है। लेकिन अभी ये जो नई चीजें आ रही है, इससे हमको समझ में आ रहा है शायद हमारा एआई के साथ रिश्ता एक एक्सपर्ट वाला नहीं है। हम कंप्यूटर से एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, कि उसको बोला 1+1 तो वो 2 ही बोलेगा, है ना। तो क्योंकि उसके वो मैथमेटिकल प्रेसिडेंट है एक तरह से। एक पहले कैलकुलेटर आए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी, फिर हमको लगा कि अच्छा अब ये सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम करता है, सबका बेसिस मैथ है, तो सबका बेसिस मैथ है तो फिर भाई एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो ये नई एआई है ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन काम की है। अब इसके बारे में कैसे सोचें, ये एक अलग तरीका है सोचने का कि भाई एक्यूरेसी नहीं है पर फिर भी काम की चीज है ये, है ना। तो ये एक मुझे लगता है नया तरीका ही है हम लोगों के सोचने के लिए। मतलब जैसे मैथमेटिक्स में 0 और 1 होता है ना, तो वो अभी तक कंप्यूटर्स को थोड़ा 0 और 1 मैथमेटिकल एंगल से सोचते थे। कंप्यूटर को हम एक ग्लोरीफाइड बोल सकते हैं कि कैलकुलेटर ही सोचते थे कि वो 0 या 1 आंसर देगा या सही जवाब गिन के हमें दे देगा। पर अभी वो प्रेडिक्टेबिलिटी वाले एरिया में है ना। मतलब ये जो पूरा चैट जीपीटी वाला मॉडल, उनकी प्रेडिक्ट कि अगर ये सेंटेंस मैंने शुरू किया कि एन एप्पल अ डे, तो आगे क्या होना चाहिए, कीप्स द डॉक्टर अवे, वो खुद कंप्लीट कर सकता है, राइट, एक तरीके से। तो इस प्रकार का एक उसका मॉडलिंग है, राइट। तो पर मैं इस बारे में अभी भी थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी वाले एंगल में मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना क्रिएटिव हो सकता है, इन द सेंस कि वो प्रिडिक्टेबिलिटी ढूंढ रहा है कि अगर ये वर्ड आया तो इसके बाद क्या आएगा। तो वो शायद एक अच्छा स्कूल लेवल का अच्छा ऐसे लिख देगा, क्योंकि वो अभी अगर आपको हमें 15 अगस्त पे अगर एक निबंध लिखना है तो उसमें आप कितना ही ओरिजिनल लिख लोगे, सब लोग एक ही चीज लिखते हैं, राइट। तो वो वाला काम वो कर दे रहा है और बच्चों का होमवर्क फिनिश हो रहा है। पर शायद क्रिएटिविटी इसके आगे जाती है। तो आई थिंक क्रिएटिविटी तक वो गया है कि नहीं, वो हमें, मतलब मैं अभी इतनी पूरी श्योर नहीं हूँ इस मामले में। नहीं, तो मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है ख्याति, ठीक है। क्योंकि ये हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया, हम हमेशा सोचते रहते हैं, एक तो शायद हमारे दिल में एक हिचक भी रहती है कि कब कंप्यूटर हमारे जैसा हो जाएगा, है ना। तो और दूसरी चीज है, क्यों हम कंप्यूटर को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं। तो हम एक तरीके के एक विरोधाभासी ख्याल में रहते हैं कि कंप्यूटर को हम हमारे जैसा नहीं भी बनाना चाहते हैं और हम उसको उसी मापदंड पे आंकना भी चाहते हैं। वो तो कुछ और बनना चाह रहा है ना। तो जो वो कुछ और बन रहा है, हाँ, तो यही हमको देखना है। तो अभी ये देखोगे तो ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि वो अभी बस क्या कर रहा है, उसने एक वर्ड के अगला वर्ड क्या सबसे अच्छा हो सकता है वो लगा रहा है ना। लेकिन ये वो बहुत बड़े डेटा सेट के साथ लगा रहा है। ये फर्क है। और छोटे डेटा सेट और बड़े डेटा सेट का यही फर्क होता है कि वो जब एक बहुत बड़े डेटा सेट के साथ ये चीज करता है तो वो ऐसी चीजें बनाता है जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे जो प्रणय ने कहानी बनाई चाइना यूएस दोस्ती की, वो किसी ने लिखी नहीं है, किसी इंसान ने नहीं लिखी है, लेकिन कंप्यूटर उस कहानी को बना पाया। तो अगर आप क्रिएटिविटी का एक बेसिक चीज ये रखें कि कोई ऐसी चीज बनाना जो कि नहीं एग्जिस्ट करती थी, उतना तो वो करता है। अब आप ये कर सकते हैं कि क्या ये मोजार्ट लेवल का है या ये क्या कहानी क्या शेक्सपियर के लेवल की है, ठीक है, फिर क्वालिटी की बात आती है, ठीक है, लेकिन अभी क्वांटिटी में तो वो सबसे आगे। तो आप कह रहे हैं क्योंकि वो डेटा सेट इतना बड़ा है कि एक इनहेरेंट रैंडमनेस आ ही जाएगी इसके अंदर, नहीं, एक तरीके से जब हम दो लोग अलग अलग प्रॉम्प्ट देंगे, सेम प्रॉम्प्ट भी देंगे, तो वो क्योंकि वो इस बड़े डेटा सेट पे काम कर रहा है तो नेचुरल है कि वो नई नई चीजें निकालेगा। और आप उसका हल्का सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे बात कर सकता है। अगर वो एक कहानी बनाए फिर आप उसको बोल सकते हैं नहीं अब इसमें मीटियोर नहीं ट्रेन क्रैश लगा दो,
वो कहानी चेंज कर देगा उसके हिसाब से। हाँ। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये को क्रिएशन है, उसने अकेले थोड़ी बनाया, आपने बोला, उसने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, तो आपकी जुगलबंदी है एक तरह से चैट जीपीटी के साथ। और हाँ, और इसमें ये भी है कि हमारे खुद इंसान का जो अहंकार है उसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन ख्याति अक्सर ऐसा होगा कि हम भी जो कहानी लिखते हैं वो 5 और कहानियां लिखी होंगी या 50 किताबें पढ़ी होंगी, और उससे के ऊपर हम लोग एक और लेयर से हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सोचिए 50 की जगह अगर 5 लाख किताबें किसी एआई ने पढ़ी है, तो उसकी हाँ। क्रिएटिविटी शायद हमसे ज्यादा हो गई ना। मतलब हाँ। आम इंसान, हाँ। आप जैसे आप कह रहे थे शायद हाँ शेक्सपियर लेवल पहुंचने के लिए समय लगे, वो शायद वो भी पहुंच सकता है, लेकिन एक एवरेज इंसान से तो बहुत ऊपर हो ही सकता है आसानी से। एक बहुत अच्छा किसी ने, जब लोग अक्सर रीमिक्सेस वगैरह को म्यूजिक में काफी क्रिटिसाइज करते थे, तो किसी ने बहुत ही अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी छोटी सी कि भाई सभी कुछ रीमिक्स होता है दुनिया में। तो हमारा हर क्रिएटिविटी जो है वो कहीं वैक्यूम से नहीं आती है। जैसे गालिब ने बोला था कि भाई ख्याल गैब से आते हैं, पर ज्यादातर वो गैब से नहीं आते हैं, ज्यादातर ख्याल जो है वो किसी और ख्याल से आते हैं। या फिर हम नेचर में चीज देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। तो हमारी भी सारी क्रिएटिविटी किसी और चीज के ऊपर बनी हुई होती है। बिल्कुल। कोई हर चीज को हम ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है अरे ऐसा मिलता जुलता किसी और ने भी किया था, और ऐसे ढूंढने जाए तो पहला ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि वो पहला क्या था। ठीक है, वो बहुत ही, तो इसी तरह से एआई भी इतनी चीजों को मिलकर बना रही है। ये हो सकता है इंसान से बहुत अलग प्रोसेस हो, लेकिन आउटकम इंसान से बहुत अलग नहीं है। अच्छा, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब क्या हम, आप इस कड़ी को आगे जोड़े तो क्या हम फिर आगे कह सकते हैं कि धीरे-धीरे हम जनरल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ेंगे, कि क्या आप इस बारे में क्या कुछ जोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि हमने लास्ट टाइम वैसे एक प्रणय ने एक सवाल पूछा था लास्ट टाइम, हमने तो जनरेटिव एआई पे ही बात करी थी, लेकिन प्रणय ने एक सवाल पूछा था कि मैं अगर ऐसा प्रॉम्प्ट दूं कि मुझे खुश कर दो टाइप का, राइट? तो उससे मुझे ना ये, फिर हमने उसको आंसर नहीं किया था, हमने उनको घुमा फिरा के कहीं और हम चले गए थे उस डिस्कशन में। बट वो मैं कुछ दिनों के बाद एक मूवी का ट्रेलर देखा मैंने, अभी एक कोई नई मूवी आई है जिसमें वो एक हॉरर मूवी है एआई बेस्ड, जिसमें उसका एक रोबोट होता है, एआई ड्रिवन रोबोट, जिसको ये दिया जाता है कि तुम्हें इस बच्ची को खुश रखना है, या इसी टाइप का, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था कि इस बच्ची को मैं हमेशा खुश रखूंगी, ये उस एआई का मोटिव होता है। और फिर वो धीरे धीरे एक हॉरर रोबोट बन जाता है, क्योंकि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है, राइट? आई मीन वो तो पुराना ट्रोप है कि एआई गोइंग, रोबोट गोइंग रोग। वैसे ट्रोप को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लोग समझ गए होंगे कि पुराना नुस्खा टाइप है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा हमेशा। तो यही मुझे लगता है कि कहानी तो यही है कि जब मुझे लगता है कि एआई को हम कहानियों में डिपिक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कहानियां रोचक होती हैं कि अरे एआई आई और कुछ तो डिजास्टर हो गया। तो एआई की डिजास्टर स्टोरीज बहुत हैं, और मुझे लगता है कि जैसा अभी चल रहा है, जो बेसिकली यथास्थिति है वो ज्यादा बोरिंग है। ठीक है, और वो उस बोरिंग में रोमांच है। ऐसा भी नहीं है कि वो बोरिंग कोई कम इंटरेस्टिंग है या कम रोमांचक है। आई मीन आजकल सोचिए जो लोग कोड वोड लिख रहे हैं, डेवलपर लोग अपना पूरा, वो ऐसा बोल पा रहे हो आप कि भाई ये जो मेरा पाइथन का स्क्रिप्ट है इसको जो है सी में चेंज कर दो, वो लिख देती है। उसको बोल सकते हो अरे मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने का कोड एसवीटी में दे दो, वो आपको लिख के दे देगी, है ना। तो इस तरह से आप इतने सारे बोरिंग काम उससे करवा पा रहे हैं कि उसी में उसकी, मेरे ख्याल से, और यही इसी चीज के लिए हम कहते हैं रोबोट और कंप्यूटर बने हैं ना, सारे बोरिंग काम करने के लिए, है ना। या फिर अब ये बोरिंग भी नहीं है, कुछ कुछ तो इसमें अब क्रिएटिव काम है। तो आप बोल सकते हैं जो कहानीकार है वो बस सोच सकता है कहानियों में और एंगल और क्या क्या है। जो वो लिखने का जो प्रोसेस, जो क्राफ्ट वाला काम होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट क्राफ्ट वाला काम वो उससे करवा सकता है। ये इस तरह से है कि जैसे पहले आप आरी से काटते हैं, अब फिर इलेक्ट्रिक सॉ आ जाती है, तो अब आप बोल सकते हैं कि जो मूर्तिकार है वो इलेक्ट्रिक सॉ यूज करने से ज्यादा केपेबल हो गया या कम केपेबल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉ आने से वो लकड़ी को तराश सकता है एक अच्छी मुहूर्त में, लेकिन जल्दी जल्दी, और ज्यादा टाइम वो बिता सकता है इसमें कि ये मूर्ति कैसी दिखनी चाहिए। लेकिन अगर वो आरी और चिजल यूज कर रहा है उसमें समय लगेगा, वो भी, उसका भी एक हुनर है। और
ये मैं कहूंगा कि वो हुनर खत्म नहीं हो जाता। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सॉ से करने वाले लोग भी शुरू में चिजल से यूज करना सीखते हैं, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप वो यूज नहीं कर पाएंगे ठीक से। ये ऐसे है कि जैसे आप फोटोशॉप यूज करते हैं, लेकिन अगर आप स्केचिंग नहीं सीखें तो आप फोटोशॉप में भी लिमिटेशन है कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे। पर ये भी एक सच बात है कि काफी सारे बहुत अच्छे डिजिटल आर्टिस्ट हैं आज की डेट में जिनको हाथ से काम करना नहीं आता ठीक। ये भी एक सच है ना। तो ये इसी तरह से होने वाला है कि मेरे को लगता है फ्यूचर में ऐसे लेखक होंगे जो बहुत ज्यादा लिखते नहीं होंगे, प्रॉम्प्ट देते होंगे। हाँ, लिखाई का काम ज्यादा है, चैट जीपीटी कर रहा होगा, और फिर भी ये लोग लेखक होंगे। क्या बोलते हो प्रणय? हाँ सौरभ, आपने इसके बारे में ट्विटर पे भी लिखा था कि शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोई किसी ने शायद पूछा था कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और आपने बोला था कि एक्चुअली भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ज्यादा केपेबल बन सकते हैं इससे। तो इसको समझाइए, आपने कैसे, क्यों लिखा था? हाँ, बिल्कुल। मेरे को अब लगता है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा कोड लिखना नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत लोग हैं, हर स्किल के लोग हैं, तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो अब कम मेहनत से भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। आपको सिस्टम समझ में आते हैं, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में आती है, और आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी आती है। बाकी का काम चैट जीपीटी कर लेगी। अगर आपको प्रोग्राम पढ़ना अच्छे से आता और लिखना नहीं आता तो भी आप बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते, जो कि आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन तो इसकी तरह से तो आज की डेट में लाखों लोग हैं, तो मैं बोलूंगा और 1 करोड़ लोग आकर के आज की डेट में प्रोग्रामर बन सकते हैं। और हम अक्सर जीरो सम माइंडसेट में रहते हैं। हमको लगता है अरे अब ये करेगा तो प्रोग्रामर नहीं चाहिए होंगे। अरे बहुत प्रोग्रामर चाहिए, यानी 1 करोड़ लोग और प्रोग्रामर बन जाएंगे ना। आई मीन क्रिएटिव लोगों की और टेक्नोलॉजी में काम करने की कोई कमी थोड़ी है दुनिया में। हमारी इमेजिनेशन किसी भी एक व्यक्ति की बहुत लिमिटेड होती है कि दुनिया में क्या चाहिए होगा, पर दुनिया में बहुत चीज, जितनी हमारी इमेजिनेशन है उससे बहुत ज्यादा कुछ चाहिए दुनिया में, या फिर नहीं चाहिए तो हमारी इमेजिनेशन वो नीड क्रिएट कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या आपको नहीं लगता कि एक कमोडिटाइजेशन का तो डर है, नहीं? हाँ, नहीं तो वो अच्छी कमोडिटाइजेशन है ना। अब आप कहेंगे कि भाई अगर मेरे को क्या कहते हैं ये चलाना आता हो कुल्हाड़ी, हाँ, और उसके बाद इलेक्ट्रिक सॉ आ गई, तो क्या लकड़हारों के जॉब कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? मैं तो कहूंगा बढ़ जाएंगे। फिर कमजोर आदमी भी कर सकता है, वरना तो इतना क्या कहते हैं मस्कुलर होना चाहिए, मेहनत कश होना चाहिए, तभी आप पेड़ काट सकते थे। अब तो कोई भी पेड़ काट सकता है ना। तो कितने ज्यादा और लोग लकड़हारे बन सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक सॉ हमने बना दी। तो मैं ये बोलूंगा कि कितने और लोग अब राइटर बन सकते हैं, कितने और लोग अब प्रोग्रामर बन सकते हैं। इस तरह से सोचिए, जो सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे असिस्टेंट्स उनकी हेल्प करने के लिए, अब वो असिस्टेंट हर आदमी के पास अवेलेबल। ये एक तरीका है सोचने का। तो मैं इनको असिस्टिव एआई एक बड़ा अच्छा टर्म है, और मैं इनको असिस्टेंट्स की तरह देखता हूँ। आप इनसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मुझे एक और शेक्सपियर मिल गया। ये अभी एक जॉन कार्मेक, उन्होंने बड़े अच्छे तरह से इस चीज को डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने कहा कि भाई कल को मैं क्लाउड पे बोलूंगा मुझे 5 और जैक और 5 और एमी दे दो, जो कि मेरी बेसिकली पिछले रिसर्च करने के लिए, ये करने के लिए, या फिर ऐसे मैं मूवी मेकर हूँ तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे स्क्रिप्ट असिस्टेंट चाहिए, 4 असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, ठीक है, 5 वीडियो एडिटर चाहिए, और मैं मेन शूटिंग करूंगा, ये सब ध्यान रखूंगा कैसे करना है, पर मेरा जो पूरा मूवी का क्रू होगा वो 4 ही लोगों का रह जाएगा, ठीक है। और मैं उसके पास बाकी सारे मेरे पास वर्चुअल असिस्टेंट होंगे जिनसे मैं पूरी मूवी बना लूंगा। तो ये तो बहुत ही रियलिस्टिक गोल है, और कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 10 साल में वहां पहुंच जाएगी। तो आप ये बोलेंगे कि इससे गड़बड़ हो रही है या अच्छा है, उसके बाद आप बोलेंगे भाई वाईआरएफ स्टूडियो क्यों, ख्याति स्टूडियो भी बन सकता है। आप भी पठान से कम्पीट कर सकती हैं बिना उतने पैसे हुए। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी आप क्लाउड पर ला सकते हैं, ऐसा वो जॉन कार्मेक है? बिल्कुल बिल्कुल, कि आप सीधे क्लाउड पे इंस्टेंस स्पिन करेंगे कि भाई मुझे 5 ऐसे लोग दे दो और 10 ऐसे लोग दे दो, ठीक है। और उसमें भी स्पेशलिटी वाले, भाई ये 5 जो लिखने में अच्छे हो, 5 जो वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, ठीक है, 5 जो लिखने में भी स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छे हो फिल्मों की, इस हर टाइप के मिलेंगे लोग आपको। तो बेसिकली क्रू ऑन डिमांड। अब आप बोल सकते हैं कि अरे इससे जो लोग एक्चुअल क्रू थे उनका जॉब कम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा भी सोचिए कि कितने ऐसे लोग एनेबल हो जाएंगे जो काम करवाने वाले होंगे। हाँ, तो ये वही जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि स्टूडियोज बढ़ जाएंगे पर कम लोग, स्टूडियो में कम लोग लगेंगे। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडियोज ही बढ़ जाएंगे पर स्टूडियो में काम कम लोग कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी एक क्रिएटर बन जाएगा इन फ्यूचर, ऐसा मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। और इसके लिए हम लोगों को काफी कुछ बदलना पड़ेगा। ये तो सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना, क्योंकि हर कोई नेचुरली क्रिएटर तो नहीं होता है शायद, और हमारा स्कूलिंग सिस्टम वगैरह काफी लोगों को ऐसे वर्कर रेडी करता है, क्रिएटर नहीं रेडी करता है।
तो इसका काफी इम्पैक्ट आएगा और कोई भी डिसरप्शन हल्की फुल्की तो नहीं होती। जो लोग नहीं बदलना चाहेंगे या सोचेंगे कि अरे मेरे को जो एक काम पकड़ा था मैं जिंदगी भर करना चाहता था, उनको बहुत तकलीफ भी हो सकती तो सौरभ, आपने जब कहा ये कि इमेजिनेशन की लिमिटेशन होती है, तो मैं सोच रहा था, हम लोगों ने विनीत के साथ जो एपिसोड किया था वर्चुअल रियलिटी के ऊपर, तो उसमें विनीत ने एक अच्छी बात कही थी कि हम लोग एंटरटेनमेंट पे और ज्यादा समय और ज्यादा पैसा खर्चा करने लग जाएंगे आगे जाके। तो अलग संदर्भ में था, लेकिन मुझे वो अभी भी ठीक लगता है कि शायद अब हम लोग इस मामले में भी हम लोग एंटरटेनमेंट अलग तरीके से सोचेंगे, या कोई भी चीज काफी फंडामेंटली अलग तरीके से सोचने लगेंगे। हमारे पास टाइम ज्यादा होगा और चीजें करने के लिए शायद। तो वो एक दिलचस्प चीज थी। अच्छा ठीक है, अंत में मैं ये भी जानना चाहूंगा सौरभ, जब पहला एपिसोड हमने किया था तब आपने कहा था कि ये एजीआई वगैरह दूर की बात है थोड़ी, मतलब ऐसे हम लोग को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं, ये सिर्फ नैरो इंटेलिजेंस है। अब 3-4 एपिसोड करने के बाद और चैट जीपीटी के धमाके के बाद आपका जो फोरकास्ट है वो बदला है क्या? हाँ, मैं बोलूंगा कि वो जो डरने वाली एजीआई है, मुझे लगता है वो अभी भी बहुत दूर है। और मुझे लगता है कि हमारा जो डेफिनेशन ही है एजीआई का, वो जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपको एक असिस्टेंट मिल जाएगा जो आपके साथ काम करता है, अब आप उसको एजीआई बोलेंगे कि नहीं, पर आप ये सोचे कि वो असिस्टेंट जो है जाकर के प्लॉट करके दुनिया टेक ओवर कर लेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगेगा, ऐसा शायद नहीं होने वाला। मैं उसको बोलूंगा काम करने को, वो मेरा काम करेगा। अब ये टाइप का एआई और ये टाइप का एआई जो कि खुराफाती दिमाग का होगा, खुद से चीजें करेगा, अभी भी सबको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है ना। चैट जीपीटी सपने तो नहीं लेता कि आज मुझे सपने में आया कि अब मुझे ये करना चाहिए। इंसान को सपने आते हैं। तो एक मुझे लगता है शायद ये एक फर्क भी कर सकते हैं कि आप वो चीज करते हैं जो आपको आपने देखी, या आप वो चीज भी करते हैं जो कि, और वो चीज आप कैसे करते हैं, सिर्फ क्या आप सपने भी देख सकते हैं। ये मेरे को लगता है एक अच्छा फर्क है। और सपने शायद बायोलॉजिकल प्रोसेस है या जो भी बोलिए, इस तरीके का प्रोसेस है। हो सकता है फ्यूचर में हम सिखा दें सपने देखना एजीआई को, तो पता नहीं, पर अभी तो मुझे लगता है कि ये चीज दूर है। और इंटेंट अभी भी नहीं है ना, एजीआई को इंटेंट तो हम देते हैं प्रॉम्प्ट दे करके। तो मुझे लगता है वो जो डरने वाली एजीआई है, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं कि मुझे नहीं लगता है वो। लेकिन एजीआई मेरे हिसाब से जो 4 साल पहले मुझे लगता था एजीआई नजदीक है, और शायद हम समझ रहे हैं एजीआई का मतलब और माने क्या है। एजीआई का माने वो नहीं है कि भाई वो कुछ भी कर लेगी, उसको हम सिर्फ सोल्जर बना देंगे, जैसे हम सोचते थे वॉर में सोल्जर बन जाए क्या एजीआई। मुझे लगता है वो शायद दूर है। लेकिन क्या आपका आपका एक एबल असिस्टेंट बन सकती है एजीआई, वो मेरे को लगता है कि और 5-10 साल की बात है। ऑलरेडी चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है, पर बहुत ही काबिल असिस्टेंट मुझे लगता है 10 साल में बन सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और वो जैसे सैम ऑल्टमैन है जो ओपन एआई के सीईओ है, उनका भी मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे कि उनका भी लक्ष्य है एजीआई, मतलब वो मोटिवेट करता है, लेकिन वो भी यही बोल रहे थे जैसे आपने कहा कि एजीआई क्या होगा जब वो आएगा, तब हम लोग बता नहीं पाएंगे कि वो एजीआई, हाँ, मतलब हाँ, शायद जो असिस्टिव एआई आपने बोला आपका सब काम कर रहा है वो भी एजीआई होगा। तो हम लोग सिर्फ वो बहुत एक एक्सट्रीम सिनेरियो देख रहे हैं, लेकिन शायद एजीआई काफी ऐसी कॉमन सी चीज होगी जो हम लोग इतने डरावने रूप से नहीं सोचेंगे उसके बारे में। बिल्कुल। और मेरे को लगता है काफी बड़ा फर्क रहेगा फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड में तरक्की बहुत जल्दी होती है फिजिकल से, तो हम हमेशा सोचते हैं, और खासकर मूवीज वगैरह में, क्योंकि दिखाने के लिए एक बार एजीआई बनी तो वो फिजिकल वर्ल्ड में घुस जाती है चीजें, खुराफात मचाने के लिए आपको फिजिकल वर्ल्ड में घुसना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड में एआई जल्दी कारनामे और दिखाएगी, तो इसमें शायद मेटावर्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और ये सब जगहों पे वो सीख सकते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में एआई बहुत आगे बढ़ जाएगी, और हमारा वर्ल्ड बहुत डिजिटल है भी आज की डेट, तो ये एक अच्छी चीज है, तो उसमें बहुत अच्छा करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सेम चीज फिजिकल वर्ल्ड में इमीडिएटली ट्रांसलेट होती है, ये जरूरी नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड काफी मुश्किल है, मतलब मैं उसमें काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि फिजिकल चीजें बनाना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी हम इंसान के हाथ जैसी चीज नहीं बना पाते हैं ठीक से ना, तो वो अभी काफी समय लगेगा, शायद बन जाए, लेकिन अब उसका एआई से ताल्लुक नहीं है, वहां पे कंट्रोल सिस्टम और ये सब ज्यादा लगता है। पर वही मेरा मतलब है कहने का कि बहुत काम की चीज बन जाएगी, और उसी को शायद हम एजीआई बोलेंगे काफी समय के लिए। मुझे आपका ये अंतर जो आपने बताया वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि डिजिटल वर्ल्ड में चीजें बहुत फास्ट चल रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में, जबकि हम ऐसा सोचते थे कि रियल वर्ल्ड में भी उतना ही फास्ट चलेगा, लेकिन अभी कितने सारे मशीन्स है जिसमें बहुत ही खतरों वाला काम भी आज भी इंसानों को ही करना पड़ता है, और उसका हम पूरा रिप्लेसमेंट नहीं बना पाए हैं।
बहुत सारे क्रिएटिव काम जो हमने कभी सोचे नहीं थे कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा, वो क्रैक हो गया है। सो हाँ, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब आपने बताया तो ये अब और देख भी सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार के स्पेस में भी यही चीज हो रही है कि काफी लोगों को लगता था एकदम से कि अरे ये तो जल्दी हो जाए। अगर आप देखें तो 4 साल पहले अगर आप बोल लेते, मैं तो दोनों के लिए ना बोल रहा था, पर काफी लोग बोलते कार तो चलाने लगेगी एआई, पर नॉवल नहीं लिख पाएगी। लेकिन उल्टा हो गया है। हाँ। कार अभी भी नहीं चला पाती है, पर नॉवल लिख लेती है। सही बात है। तो इसी बात पर ये एपिसोड का अंत करते हैं। और मुझे लगता है अभी GPT 4 आने वाला है, ये तो GPT 3.5 है। मुझे लगता है उसके बाद एक और एपिसोड करना पड़े, शायद नया तहलका और नई बातें होंगी उस वक्त। तो इसी के साथ ये एपिसोड अंत करते हैं। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।